हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉमर्स स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, जो आपका अकाउंटेंसी का क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है, उसी के आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जिसमें मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी, उसमें मैंने आपको एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, ये सब टर्म्स डिटेल में समझाई थी। तो उन्हीं के आगे की टर्म्स को अब हम यहाँ पे डिटेल में समझने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। हमारी फर्स्ट टर्म रहेगी आज की रिसिप्ट्स। देखते हैं रिसिप्ट्स क्या होता है। द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग ऑफ एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड रिसिप्ट। देखिए, जब भी हम कोई अपने बिजनेस में गुड्स को सेल करते हैं, एसेट्स को सेल करते हैं या कोई सर्विसेज सेल करते हैं, मतलब एक तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बदले जो कैश मिलता है, जो हमें इनकम रिसीव्ड होती है, वो होते हैं हमारे रिसिप्ट्स। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है आपकी, पर जो भी मतलब आपको रिसीव हो रहा है उन सर्विसेज के बदले, उन गुड्स के बदले, उन एसेट्स के बदले, वो आपके रिसिप्ट्स कहलाती है। रिसिप्ट्स में आइदर भी कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक होती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स और एक होती है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, इसको देख लेते हैं। द अमाउंट रिसीव्ड बाय बिजनेस एंटिटी फ्रॉम प्रोप्राइटर और पार्टनर। जो भी अमाउंट या जो भी कहें तो कैश, जो भी कैश कोई भी बिजनेस एंटिटी, कोई भी बिजनेस अपने ऑनर से या फिर ऑनर के जो भी पार्टनर्स हैं उनसे एज ए कैपिटल या एज मनी रिसीव करता है, उसको कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। मतलब कैपिटल रिसिप्ट होती है, मान लीजिए किसी बिजनेस में किसी कंपनी में शेयर्स इशू करे, डिबेंचर्स इशू करे या लोन्स दिया, लोगों को लोन प्रोवाइड कराया, तो जो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है या शेयर्स के ऊपर भी जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, डिबेंचर्स के ऊपर जो मिल रहा है, वो रिसिप्ट जो होती है वो होती है कैपिटल रिसिप्ट। ओके। तो और ये क्या होता है, ये ऑनर से रिसीव होता है, बिजनेस एंटिटी को ऑनर के थ्रू ये बिजनेस एंटिटी को मिलता है। आगे देखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। इट रेफर्स टू दोज अमाउंट received or receivable by the business entity on regular basis from the operation of its business। एक किसी भी बिजनेस फर्म में जो रेगुलर बेस पे एक्टिविटी चल रही हैं, सेल हो रही है, परचेज तो नहीं आएगा इसमें क्योंकि हम रिसिप्ट्स की बातें कर रहे हैं, केवल जितनी भी सेल हो रही है या जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होती हैं, तो उससे जो भी हमें कैश मिल रहा है वो होती है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब जो हमारे बिजनेस में डेली एक्टिविटी कंडक्ट की जा रही है, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ कोई भी फिक्स एसेट्स हो गई, उसकी आप सेल कर रहे हैं, कोई आप कमीशन रिसीव कर रहे हैं, रेंट रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, डिविडेंड, रॉयल्टी, या आपने गुड्स सेल करा उसकी, ये सारे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हुए हैं रेवेन्यू रिसिप्ट के। तो कोई भी जब आप चीज़ें रिसीव करते हैं अपनी ड्यूरिंग बिजनेस, मतलब अपने ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन्स में, जो भी आपका बिजनेस चल रहा है उसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, उसमें जितनी भी अमाउंट आपको रिसीव हो रही है वो होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ, इन दोनों में अंतर ये हुआ कि ये तो हमें मिलती है एक तरीके से कैपिटल पे, हमने कोई शेयर इशू कर दिया, हमने कोई डिबेंचर, मतलब एक हैवी अमाउंट, हमने कोई लोन रेज कर दिया, तो ये तो मिलती है हमें उस पर। जबकि जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है वो हमें मिलती है अपने नॉर्मल जो हमारी सेल परचेज चल रही है, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट। परचेज नहीं आएगा क्योंकि परचेज से रिसिप्ट नहीं हो रहा, परचेज में हमारा कैश उल्टा जा रहा है, आ नहीं रहा हमारे पास। तो जितना भी सेल हो गया, आप कमीशन रिसीव कर रहे हो, रेंट रिसीव कर रहे हो, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें कौन सी हो जाती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। आगे देख लेते हैं, आगे आते हैं फिर इसी तरह से एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स पढ़ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। मनी स्पेंट और लाइबिलिटी इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग गुड्स और सर्विसेज और एसेट्स इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। हम हमारी जितनी भी एसेट्स हम सेल कर रहे हैं या हमारे बिजनेस में जितनी भी एसेट्स हैं या मतलब जो हमारा सेल प्रोसेस चल रहा है उस बीच में जितने भी हमारे खर्चे हो रहे हैं वो हमारे होते हैं एक तरीके से एक्सपेंडिचर। हमने कोई लैंड खरीद लिया बिजनेस के काम के लिए, हमने कोई मशीन खरीद ली बिजनेस के काम के लिए, हमने फर्नीचर खरीद लिया बिजनेस के लिए, तो जितने भी हमारे इन चीज़ों में एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो जितने भी हमारे इन चीज़ों में खर्चे हो रहे हैं उन्हें हम कह देते हैं एक्सपेंडिचर। ओके। एक्सपेंडिचर भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनको समझ लेते हैं एक एक करके कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है और ये क्या होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरीके से कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट का उल्टा ही हो जाता है, फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं।
All those expenditure which are incurred by organization for acquiring fixed assets are called capital expenditure. कोई भी expenditure, कोई भी खर्चा जो बिजनेस फर्म है, जो कोई भी फर्म है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने में कर रही है, कोई फिक्स एसेट्स खरीद रही है, उसमें जो भी खर्चा हो रहा है, किसी बिजनेस फर्म में मान लीजिए कोई मशीन खरीदी अपने बिजनेस के लिए, तो वो जो उसने मशीन खरीदी उस पर जो खर्चा हुआ वो हुआ कैपिटल। अब यहाँ पे इसे कैपिटल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हम अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, हमारा इससे बिजनेस बढ़ेगा, तो एक तरीके से हमारे बिजनेस में प्रॉफिट आएगा, तो वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम ये खर्चा क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे बिजनेस का काम ईजी हो जाए, वो और ज़्यादा अच्छे ढंग से हो सके। तो जितने भी फिक्स एसेट्स एक्वायर करने में आपका जो भी खर्चा होता है वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ कंप्यूटर, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। आगे देख लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑल दोज एक्सपेंडिचर which are incurred in the firm during an accounting period and the benefit of which is also enjoyed in the firm in the same accounting period। मतलब जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो एक, मान लीजिए एक अकाउंटिंग पीरियड है, एक साल का अकाउंटिंग पीरियड है, उसमें फर्म ने जितने भी एक्सपेंडिचर करे हैं, कोई बड़े बड़े एक्सपेंडिचर करे हैं या जितने भी उसके छोटे मोटे भी खर्चे हो रहे हैं, बट वो क्यों हो रहे हैं कि किसी ना किसी फ़ायदे से, मतलब फर्म को कोई ना कोई फ़ायदा मिला है, उसके लिए जो एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं, कोई ना कोई फर्म के लिए फ़ायदे की बात है, उसको लेने के लिए जो एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं वो होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक तरीके से जो भी आपकी पूरे साल सेल ट्रांजेक्शन्स होती रहती हैं, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ आपकी चलती रहती हैं बिजनेस में, उन पर आप जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने कोई गुड्स खरीदा, कोई सर्विसेज खरीदी, किस लिए? अपने बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं ना। आपने सैलरी दे दी लेबर्स को, एम्प्लॉयज़ को आपने सैलरी दी है, या आपने रेंट दिया है, आपने एडवर्टाइजमेंट दिए के ऊपर खर्चा करा है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपने खर्चा करा है, तो ये सब क्या हो गए? रेंट भरना या सैलरी भरना। तो ये आप क्यों कर रहे हो? इसलिए तो कर रहे हो कि लेबर आपके यहाँ काम कर रही है, तो आपको एक तरीके से बेनिफिट पहुँचा रही है। तो अपने बेनिफिट के लिए जो आप खर्चे कर रहे हो वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे देख लेते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। If the benefit of a revenue expenditure is likely to acquire to firm over a period of several years। देखिए, जब भी कोई बिजनेस फर्म कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है, उसमें अगर उसका कोई एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जिसका फ़ायदा उसे एक साल से भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला हो, मतलब एक बार एक्सपेंडिचर हो गया, एक बार खर्चा हो गया, लेकिन फ़ायदा उसे बहुत टाइम तक मिलता रहे, बहुत सालों तक उसका उसे फ़ायदा मिलता रहे, तो वो होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक तरीके से ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ही कैटेगरी हो गई, लेकिन इसके अंदर आएंगे कौन से? केवल वही आएंगे जिनका फ़ायदा एक साल से ज़्यादा मिल रहा है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, कोई भी प्रोडक्ट है उसका एडवर्टाइजमेंट कराया जा रहा है, तो उसका फ़ायदा हमेशा एक साल से ज़्यादा होता है। आपने एक बार कराया, बेनिफिट उसका एक साल से हमेशा आपको ज़्यादा मिलता है, तो वो होता है हमारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट और एडवर्टाइजमेंट। देख रहे हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट पे कोई अमाउंट हमने करा, कोई हमारा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है मार्केट में, हमें वो लोगों तक पहुंचानी है उसकी इन्फॉर्मेशन की, एक नया प्रोडक्ट आया है, उसके अंदर क्या फीचर्स हैं, वो क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो एडवर्टाइजमेंट ज़रूरी है। तो एक बार एडवर्टाइजमेंट कराया जाता है और उसका बेनिफिट कंपनी को कब तक मिलेगा? बहुत सालों तक मिलेगा। तो वो होते हैं हमारे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे पढ़ लेते हैं एक्सपेंसेस क्या होते हैं। It is the cost incurred in producing goods and services for selling purpose। जितने भी हम केवल अपने सेलिंग पर्पस से जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं, हमें सेल करना है, गुड्स को सेल करना है, उसमें जो हम केवल एक्सपेंसेस कर रहे हैं, केवल अपने सेलिंग पर्पस से, हमारा कोई इसमें और बेनिफिट नहीं है, केवल हम अपने सेलिंग पर्पस से जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि हमें गुड्स की क्या वो रखनी है, कॉस्ट रखनी है जो हमें सेल करना है, या सैलरी हम पेड कर रहे हैं, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, स्टेशनरी, इसके अंदर भी वही सब आ जाता है, या डेप्रीशिएशन। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सेलिंग से रिलेटेड हो रहा है, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स आपकी अकाउंटिंग ईयर में चल रही हैं। एक्सपेंडिचर भी एक तरीके से एक्सपेंसेस ही होते हैं, लेकिन आप इनको पूरी तरह से एक्सपेंसेस के अंदर नहीं मान सकते हैं। ओके, तो एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? एक्सपेंसेस वो होते हैं जो केवल आपके सेल से रिलेटेड होते हैं, मतलब आपका पूरा फोकस इसके अंदर ये होता है कि गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है या गुड्स को सेल पर्पज से किया जा रहा है, तो उसमें जितने भी आपके एक्सपेंसेस हो गए, मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट सोल्ड करना है,
तो उसके प्रोडक्शन में भी तो बहुत खर्चा आया होगा, तो उसके प्रोडक्शन में जितना भी खर्चा आया या उसके सेल होने तक जितना भी खर्चा हो गया, कई बार क्या होता है कि एसेट्स एकदम सेल नहीं होती, सेल होने में उन्हें काफ़ी टाइम लग जाता है, जब तक डेप्रिशिएट होने लगती है उसकी वैल्यू, तो वो भी तो हमारी कंपनी का ही लॉस है एक तरीके से, तो वो होते हैं हमारे एक्सपेंसेस। ओके, आगे देख लेते हैं इनकम। इनकम क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ये वो इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये एक तरीके से प्रॉफिट होता है जो किसी भी कंपनी को मिलता है पूरे साल में, मतलब एक साल के अंदर कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट कमाया वो होता है इनकम। अब रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस समझ आया? रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू वो अमाउंट है जो आप किसी भी गुड्स को सेल करने से ले रहे हैं, लेकिन इनकम क्या है? इनकम वो अमाउंट है, वो प्रॉफिट है जो आप पूरे साल में अर्न कर रहे हैं। इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस। जितने भी आपकी रेवेन्यू हुई एक साल के अंदर, उसमें से जितने भी आपके एक्सपेंसेस हुए उसमें से उसको माइनस करके इनकम आ जाती है, प्रॉफिट आ जाता है एक तरीके से। प्रॉफिट क्या होता है? अब एक बार प्रॉफिट को समझ लेते हैं। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ओवर टोटल एक्सपेंसेस, मतलब जब रेवेन्यू ज़्यादा होते हैं और एक्सपेंसेस कम होते हैं, पूरे अकाउंटिंग ईयर में, पूरे एक साल में जब हमारे रेवेन्यू तो ज़्यादा है लेकिन हमारे एक्सपेंसेस कम है, तो जो निकलता है वो होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट भी आपका दो टाइप्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ये क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट? द डिफरेंस बिटवीन सेल रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ गुड। देखिए, जितनी आपकी गुड्स की कॉस्ट है, जो आप सोल्ड करने वाले हो उस गुड की जितनी कॉस्ट है, प्लस जितना आप में उस गुड को सोल्ड करने पे जो आपको इनकम मिली है, जो आपको रेवेन्यू मिला है, उस रेवेन्यू में से आप उसकी कॉस्ट को माइनस कर देंगे। तो कोई एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, उसको आपने उसकी जो कॉस्ट थी वो तो थी 100, लेकिन जो आपने उसको सोल्ड किया वो किया, एक मिनट देखिए, कोई आपकी जो कॉस्ट है, जो आपका प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्ट थी वो तो थी 100, लेकिन जो आपने उसको सोल्ड किया है वो किया है 120 में, तो 120 में से जो 100 को माइनस करके आया वो हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, आगे देख लेते हैं नेट प्रॉफिट क्या होता है। It if all expenses of operating expenses and non-operating expenses is deducted from the gross profit। जब भी आप जीपी में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से अपने जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब जो ड्यूरिंग सेल चल रहे हैं, मतलब आपको सेल से रिलेटेड, सेल परचेज से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कर दें, और साथ ही साथ और भी अलग एक्सपेंसेस, जैसे कि अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको भी आप माइनस कर दें, तो जो निकलता है वो होता है नेट प्रॉफिट। साथ में इसमें एक चीज़ और होती है, अगर कोई हमारी एक्स्ट्रा इनकम है तो वो ऐड कर दी जाती है। तो जीपी क्या हो गया, वो सॉरी एनपी क्या हो गया एक तरीके से, एनपी इज इक्वल टू जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आप माइनस कर देंगे, और उसमें से फिर उसको क्या करेंगे, जो भी कोई एक्स्ट्रा इनकम है उसको आप ऐड कर देंगे, तो वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट। आगे देख लेते हैं गेन क्या होता है। गेन आर द प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम दोज ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। गेन वो प्रॉफिट होता है जो अचानक से हो जाए बिजनेस को, बिजनेस ने ना तो उसकी उम्मीद करी होती है, मतलब हमें नहीं पता होता, वो एक्सीडेंटली मिल गए। मतलब मान लीजिए रास्ते पे जा रहे हैं और वहाँ में 500 रुपीज़ का नोट पड़ा हुआ मिल गया, तो वो क्या एक तरीके से गेन है। तो वही गेन कई बार बिजनेस को भी होते हैं, बिजनेस को अलग तरीके से होते हैं कुछ, तो जो भी गेन बिजनेस एक्सपेक्ट नहीं करता लेकिन वो हो जाते हैं, वो होते हैं गेन्स, जिनका उसने सोचा नहीं बट वो अचानक से हो गए। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट अर्न ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स जनरली सेल नहीं की जाती, उसमें प्रॉफिट आ जाए ये भी बहुत मुश्किल की बात है। तो जब भी हमें प्रॉफिट मिल जाए सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स की सेल से, तो वो हमारा होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, गेन। लॉस क्या होता है अभी देख लेते हैं। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यूज ऑफ अ बिजनेस एंटिटी फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड लॉस। जब भी हमारे बिजनेस फर्म में, किसी भी बिजनेस फर्म में एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं उसकी रेवेन्यू से, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं रेवेन्यू से, तो जो निकल के आता है वो होता है लॉस, और इसी का उल्टा क्या हो जाता है, प्रॉफिट। परचेज देख लेते हैं। द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स
गुड्स आर द प्रोडक्ट इन विच द फर्म इज डीलिंग ऑफ प्रोड्यूसिंग फॉर सेल पर्पस। परचेज क्या है? परचेज एक ऐसी अमाउंट है, परचेज एक ऐसी चीज़ है जो आप कोई भी गुड्स को जब आप खरीदते हो उसके लिए यूज़ की जाती है। ओके, परचेज एक ऐसी टर्म है जब आप कोई भी गुड्स खरीदते हो उसके लिए यूज़ करी जाती है। लेकिन परचेज टर्म आप केवल उन्हीं गुड्स के लिए यूज़ कर सकते हो अगर आप उनको रीसेल पर्पस से कर रहे हो। मान लीजिए मतलब आपने कोई गुड्स परचेज करा और उसे परचेज करके बस आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए करा, तो वो परचेज टर्म में नहीं आएगा। जब भी आप उसे परचेज कर रहे हो उसे सेल करने के लिए, मतलब आप अपने बिजनेस के लिए उसे परचेज कर रहे हो, तो वो परचेज कहलाता है। फिर परचेज भी हमारे दो टाइप के होते हैं, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। ये आपको पता ही है कि परचेज अगर कैश में हुई है तो कैश परचेज हो गई, अगर उधार लिया गया है माल तो वो क्रेडिट परचेज हो गई। फिर देख लेते हैं आगे परचेज रिटर्न क्या होती है। Goods purchased from the supplier may be returned due to manufacturing defect or due to difference in the specification. So return goods is known as purchase return. कई बार क्या होता है कि हमने परचेज करा किसी होलसेलर से परचेज करा, कंपनी ने माल परचेज करा और उसमें कुछ डिफेक्ट निकल गया या जो सोचा था वो उसमें नहीं था, तो हमने उसको गुड्स को वापस कर दिया उनको। तो एक तरीके से वो होती है हमारी परचेज रिटर्न, मतलब जो हमने परचेज किया अब हम उसको वापस कर रहे हैं। इसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। रिटर्न आउटवर्ड मतलब कि जो हमने लिया था उसको हम बाहर भेज रहे हैं, हमने रिटर्न कर दिया ना। रिटर्न जब हमने करा तो वो बाहर गया है कंपनी से, कंपनी में आया तो नहीं है, तो वो आउटवर्ड हुआ है, इसलिए परचेज रिटर्न को क्या कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। आगे देख लेते हैं सेल्स क्या होती है। द टर्म इज यूज्ड फॉर ओनली दोज गुड्स इन विच द फर्म इज डीलिंग। देखिए, सेल केवल उन्हीं टर्म के लिए यूज़ किया जाता है, उन्हीं सेल के लिए यूज़ किया जाता है जो आप फर्म के लिए कर रहे हैं, जो आप सेल पर्पज से कर रहे हैं। अगर आपने कोई गुड सेल करा है, आपने कोई अपना पुराना फर्नीचर सेल कर दिया या पुराना स्कूटर सेल कर दिया, तो वो सेल नहीं है। अगर आपका बिजनेस ही स्कूटर सेल करने का है या आपका बिजनेस ही फर्नीचर का है, तो वो सेल होगी। ओके, तो यहाँ पे इन टर्म्स का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि सेल एग्जैक्टली होती क्या है या परचेज एग्जैक्टली क्या होती है। कोई भी चीज़ सेल या परचेज कर देना इस टर्म को यूज़ करना नहीं माना जाता। ये भी हमारे दो टाइप की होती है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। आगे देखते हैं सेल रिटर्न, ये हमारी आज की लास्ट टर्म रहेगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि सारी टर्म्स मुझे आपको इस वीडियो में कवर करानी थी। देख लेते हैं सेल्स रिटर्न क्या होता है। देखिए, जब भी कोई गुड्स हम मान लीजिए हमने किसी कस्टमर को हमने गुड्स बेचा, जब हम उसे गुड्स बेच रहे हैं, मान लीजिए उसमें कोई डिफेक्ट निकल गया या जो उसने सोचा था वो उस गुड्स में नहीं था, तो वो हमें वो गुड वापस करेगा। तो एक तरीके से जो हमने सेल किया था वो हमारे यहाँ वापस आ गई, तो वो होती है सेल रिटर्न। जो हमने सेल की वो हमारे पास वापस आ गई, रिटर्न हो गई। इसको रिटर्न इनवर्ड बोलेंगे क्योंकि जो माल है वो वापस हमारे यहाँ आ रहा है, कंपनी में आ रहा है, कंपनी से बाहर नहीं जा रहा, कंपनी के अंदर आ रहा है। जबकि परचेज में क्या था, वो कंपनी के बाहर जा रहा था, तो इसलिए वो था रिटर्न आउटवर्ड और ये था रिटर्न इनवर्ड। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सारी टर्म समझ में आई होंगी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। Thank you friends, thank you for watching.